यस आज हम लोग इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड 12th का बिजनेस स्टडी देख रहे हैं और चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। और आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिजनेस इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, है ना? हमारे आसपास जो चीजें हैं वो इन्वायरमेंट कहलाती है, राइट? तो इसी तरह से बिजनेस का भी होता है। अब मैं आपको कुछ पहले चीज बताना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में क्या माना गया है और जबकि वास्तव में क्या है ना? रियल लाइफ मतलब रियल चीज बता रहा हूं जो आपको एमबीए की या सीए की बुक में मिलेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट को दो भागों में बांटा गया है, इन्होंने दो पार्ट्स करे। एक है इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है? इंटरनल वो होता है जो कि बिजनेस के बहुत हद तक, है ना, कंट्रोल में होता है। ठीक है? जैसे कि उसके अंदर उसके एम्प्लॉइज, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल, राइट? और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ऐसे फोर्स, ऐसी ताकत, ऐसी चीजें जो कि उसके कंट्रोल से बाहर हैं, जिस पर उसका लगभग ना के बराबर कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल नहीं है, राइट? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? दूसरी कोई सी बुक्स यदि आप देखोगे, एमबीए की या सीए की बुक देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। इवन आप गूगल सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट आपके सिलेबस में जितनी भी मैंने बुक देखी, जो भी बुक्स आ रही हैं, लगभग सभी 4-5 देखी मैंने, अब सभी तो नहीं देख पाऊंगा, 4-5 बुक देखी मैंने। उन सभी बुक में उन्होंने इन्वायरमेंट को केवल एक्सटर्नल फैक्टर को ही इन्वायरमेंट माना है, इंटरनल कुछ होता ही नहीं बोले। ठीक है? तो ठीक है, जो भी इतनी सारी बुक्स एक साथ यदि ऐसे बोल रही है तो हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। और नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, दो चीजें होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक? तो यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? तो बिजनेस इन्वायरमेंट का यहाँ पर मतलब है ऐसे फैक्टर, ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत, है ना, जो कि बिजनेस को क्या करती है? अफेक्ट करती है, और जो उसके कंट्रोल से बाहर है, राइट? उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या क्या आ गया? इसमें हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे कि मान लो अभी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है ना? अब इकोनॉमी क्या होता है ये तो भैया आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा, है ना? वो वीडियो भी अवेलेबल है, इकोनॉमी क्या होता है वो आप वहां देखिए। सोशल इफेक्ट मतलब कि सामाजिक स्तर पर, जैसे कि हमारे यहाँ यदि हम देखें, साड़ी चलती है हमारे इंडिया में, हमारे वो भी कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया, मतलब हमारे मध्य प्रदेश से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे, है ना, तो यूपी वगैरह यहाँ पर क्या चल रही है? साड़ी वगैरह चलती ज्यादा, है ना? ये सोशल है, राइट? और जबकि आप इधर पंजाब तरफ जाओगे तो वहां पर सलवार सूट चलता है, राइट? तो ये सोशल इन्वायरमेंट है ना? साड़ी की दुकान ज्यादा सक्सेस कहाँ है? हमारे एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, राइट? पंजाब में नहीं होगी, सीधी सी बात है ना? साउथ में, साउथ में भी है। ठीक है? साउथ में सबसे ज्यादा क्या चलेगी? लुंगी। है ना? सबसे ज्यादा वही चलेगी, इंडिया में इधर तो नहीं ना चलेगी। तो ये सोशल इन्वायरमेंट है, राइट? इसमें आ गया पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब वहां की जो उस कंट्री का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है ना? जैसे आप पाकिस्तान की बात करें तो हम जब भी न्यूज़ चैनल चालू करते हैं अपने यहाँ, तो हमेशा पाकिस्तान खतरे में ही होता है। हमारे न्यूज़ चैनल के हिसाब से, है ना, खतरे में होता है। और वहाँ का पॉलिटिकल व्यू बड़ा अजीब सा होता है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, क्या मालूम क्या चल रहा है। ये पॉलिटिकल सिचुएशन हुई। या कोई पॉलिटिकल पार्टी उस बिजनेस के बारे में क्या सोचती है? जैसे कोई पार्टी ये सोचती है कि भैया जितनी भी ये सिगरेट वगैरह है ना, लीकर वगैरह है, नशे की चीजें हैं, इनको हमको बंद करना है। तो इस पॉलिटिकल व्यू का इस प्रकार की कंपनी जो कि लीकर और सिगरेट वगैरह, गुटखा वगैरह बेचती है, उन पर बहुत इफेक्ट होता है। यदि ऐसे व्यू रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी की क्या आ जाए? गवर्नमेंट, तो ये धंधा मंदा हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना? सीधी सी बात है, फर्क पड़ेगा पॉलिटिकल व्यू का। फिर इसके बाद में आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, हर बिजनेस बदल रहा है। ये देखो टेक्नोलॉजी बदल गई,
है ना। बच्चे अभी यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो को, टेक्नोलॉजी हो गई है ना, घर बैठे देख सकते हो, लाइव क्लास में पढ़ सकते हो। पहले क्या चलता था, एक ही क्लास में भरे रहते थे। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकते हो, लाइव क्लास पढ़ सकते हो, रिकॉर्डिंग क्लासेस पढ़ते हो। ये टेक्नोलॉजी, यदि टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, है ना। इसका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर, खर्चा करना पड़ा हमको भी इतना सारा टेक्नोलॉजी के कारण, है ना। चलिए, तो भैया इन सारी चीजों से मिलकर बिजनेस का एनवायरनमेंट बनता है, और ये सारी चीजें बिजनेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। और बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो देखते हैं। मैं देखो किसी भी चैप्टर को समझाने में थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि उसी से व्यू बनता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम अब इन्हीं जितने भी फैक्टर हमने अभी बात करी, इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यही हमारा चैप्टर है, ठीक। तो यहां पर हम आ गए। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब मिलकर, एग्रीगेट ऑफ ऑल फोर्सेस, सारी जितनी भी ताकत है उन सबका मिलकर ये क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। अब वो क्या क्या है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, राइट। एंड द इंस्टीट्यूट विच आर एक्सटर्नल टू एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ, अंडरटेकिंग का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से समझ लो, संस्था या उद्यम, है ना। तो बिजनेस अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया, बिजनेस अंडरटेकिंग का मतलब हो गया व्यवसायिक संस्थाएं, ठीक है। अंडरटेकिंग का मतलब है ना, अंडरटेकर नहीं है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ये सब क्या है, एक तो बाहर के हैं और इनके कंट्रोल से बाहर है, किसी एक इंडिविजुअल बिजनेस के ये कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक। एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक। बट विच अफेक्टेड देयर फंक्शनलिटी, जो कि क्या करते हैं, उनके बिजनेस को, काम करने के तरीके को, उनके काम को, फंक्शन मतलब काम, कार्य, राइट, उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनफैक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट इज द मैक्रो फ्रेमवर्क। मैक्रो तो समझते हो, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो वर्ड हैं। मैक्रो का मतलब होता है एक सिंगल, और मैक्रो का मतलब होता है कुल मिलाकर, टोटल। तो जैसे एग्रीगेट ऊपर शब्द लिखा, उसका मतलब भी वही है कि सभी मिलकर इन्वायरमेंट बनते हैं। तो यहां पर वही कहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक मैक्रो है, मतलब कुल मिलाकर है, राइट। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है साहब, एक वर्ड क्या लिखा है, फ्रेमवर्क। फोटो फ्रेम सुनिए, फोटो की फ्रेम होती है, फोटो फ्रेम से बाहर होती है क्या, नहीं। वो फ्रेम का मतलब ही है, वो फ्रेम का मतलब ही है कि वो फोटो को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, हाँ या ना। उसकी लिमिट, उसकी हदें तय कर दी उस फ्रेम ने, हाँ या ना। वैसे ही जब आप कुछ भी काम करते हो तो आपका एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब आपकी हदें तय कर दी जाती है कि आपको इसके अंदर होके ही काम करना है, एक लिमिटेशंस बता दी जाती है। तो भाई बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक मैक्रो फ्रेमवर्क है, कुल मिला के एक फ्रेमवर्क है, मतलब कि सीमाएं हैं जिसके अंदर एक बिजनेस क्या करता है, काम करता है, राइट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एक बिजनेस काम करता है, राइट। इट कंसिस्ट, अब इसमें क्या क्या है ना, तो इसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी फैक्टर आर सच एज चेंज इन टैक्सेस, फैशन, बहुत सारी चीजें, ये सब मिलकर क्या बनते हैं, इन्वायरमेंट बनता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, नेचर, जो भी कहो सभी एक ही बात है यहाँ पर, है ना। क्या विशेषताएं? तो पहला है टोटलिटी, मतलब कुल मिलाकर। अभी मैं कई बार बता चुका हूं, इसको समझा दें कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, टोटल इफेक्ट है। एक एक्सटर्नल इफेक्ट, एक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, उन सबका कुल मिला के इफेक्ट को यहां पर क्या बोला है, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो क्या लिखा है, टोटलिटी, मतलब कि कुल मिलाकर।
ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि बाहरी ताकतों का कुल मिलाकर क्या बनता है, इन्वायरमेंट। क्लियर? बिजनेस इन्वायरमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर, मतलब कुल मिला के जोड़ है ये, है ना, बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स, सभी का टोटल, एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस, कंपेरिसिव ऑफ सोशल, इसमें क्या क्या मिला है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वही सारे फैक्टर। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, वन सिंगल फैक्टर डज नॉट मेक बिजनेस इन्वायरमेंट। क्लियर? अब आता है स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्स। जर्नल फोर्स मतलब जर्नल ताकत, ताकत मतलब फोर्स, राइट, है ना। ऐसे फैक्टर या ऐसे फोर्स जिसका बिजनेस पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, वो कहलाएगा जर्नल फोर्स, राइट। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन द जर्नल फोर्स एंड स्पेसिफिक फोर्स, राइट, या डिफरेंस, राइट। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे फोर्स जिनका बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है, तो वो क्या है, जर्नल है, सभी के लिए, सभी के लिए एक जैसा इंपैक्ट आ रहा है, राइट। और ऐसा फोर्स जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आप ही के बिजनेस पर, वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। ठीक, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। जनरल फोर्स आर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजी कंडीशंस विच अफेक्ट ऑल एंटरप्राइजेस, जो सभी बिजनेस को एक साथ प्रभावित करता है। अभी कोरोना आया तो सभी बिजनेस को उसने अफेक्ट करा, राइट। अच्छा, शिक्षा, नई शिक्षा नीति आई, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया लीगल, लीगल हो गया, क्या, लीगल फैक्टर हो गया। नया कानून आना क्या होता है, लीगल फैक्टर हो गया। तो नई शिक्षा नीति आई तो सारे बिजनेस, कोचिंग बिजनेस जो है, जो भी कोचिंग चल रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या स्कूल चल रही है, इन सबको एक साथ प्रभावित करेगा, किसी एक के लिए तो कानून नहीं बना होगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, जर्नल फोर्स, राइट। टैक्स को बढ़ाया गया, राइट, इनकम टैक्स को बढ़ाया गया तो सारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, जर्नल फोर्स, राइट। पर मान लो आप कोई एक स्पेशल बिजनेस में हो और उसके सप्लायर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, राइट। आपके पास में जो सप्लायर था उसने आपके ऊपर क्या बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी, तो सिर्फ वो आपको ही अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, स्पेशल, राइट। तो आपका कस्टमर का मूड बदल गया, आपके इन्वेस्टर का मूड बदल गया, वो आप में इन्वेस्टमेंट ना करते हुए दूसरी कंपनी में कर रहा है, स्पेशल फोर्स। ठीक, यहां पर ये स्पेशल फोर्स कंप्लीट हुआ। थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस, मतलब कि ये सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है, दूसरे का इफेक्ट तीसरे पे, ऐसे मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है, राइट। इसको रीड करके देखो आप लोग, देखिए ये इतना हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये हर एक पॉइंट क्या है, एमसीक्यूज है आपके, ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है ना, कि भाई इंटर रिलेटेड है क्या, तो आप बोलोगे हाँ है ना। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए, है ना, एक का असर दूसरे पे पड़ता है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, संबंधित है। एग्जाम्पल के लिए, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव, अब देखो किसमें अवेयरनेस बढ़ी, हेल्थ के लिए, है ना, कि लोग समझ रहे हैं कि यार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो बीमारी होगी, बीमार होंगे तो फिर बहुत ज्यादा खर्चा होगा। ये एक सोशल इन्वायरमेंट है ना, समाज में एक बातचीत चल रही है कि नहीं भैया हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, राइट। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट की, जैसे कि शुगर फ्री, भाई हेल्थ का ध्यान रखना है तो शुगर फ्री का यूज करो। डाइट कोक, है ना, कोक भी अब कल आजकल डाइट में आती है, मतलब वो शुगर फ्री आती है लगभग, ऐसा कुछ है ना, मैं तो नहीं लेता, मैं नहीं जानता क्या है। कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, है ना आजकल। अच्छा, तुमने एक चीज देखी कोरोना में,
इम्यूनिटी बूस्टअप, मतलब हर व्यक्ति हर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। अभी तक नहीं कर रहा था, और जैसे कोरोना में मालूम पड़ा कि भैया कोरोना क्यों होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो हर चीज, मतलब मैगी का बस नहीं चलाने तो मैगी भी डाल देता कि इम्यूनिटी बूस्टर। सिर्फ उसने शायद अपने आप को सही रखा, मैं कहूंगा, बाकी लगभग आटा भी इम्यूनिटी बूस्टअप कर रहा है, हर चीज। तो ये क्या हुई कि भाई लोगों को अवेयरनेस बढ़ी, है ना। तो कंपनी वालों ने क्या चालू कर दिया, बूस्टअप करना चालू कर दिया, सारे एड में वो आने लग गया, राइट। तो हेल्थ के लिए यदि बातें होगी, हेल्थ के लिए, तो जिम होती है ना, जिम जिसको हम बोलते हैं फिटनेस क्लब की डिमांड भी बढ़ेगी, हाँ या ना, है ना। तो किसी एरिया में यदि लोग अवेयर हो रहे हैं हेल्थ के लिए, तो उस एरिया में आप क्या डाल दो, फिटनेस क्लब चालू कर दो, बिल्कुल चलेगा, है ना। फिर नीचे दिया हुआ है इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। ये क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा किस पर, विल हेल्प इन इम्प्रूविंग हिज लिविंग स्टैंडर्ड। इनकम बढ़ेगी तो अच्छी चीजों पे खर्चा करेगा। तो ये क्या हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया, एक दूसरे से सब जुड़े हुए, राइट, क्लियर। एक और चीज का एग्जांपल दूंगा जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं उसके लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि वो कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए वो सिर्फ आपको बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग में नहीं, है ना। तो एक और एग्जांपल, जैसे कि भाई पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, हम देख रहे हैं अभी 100 चला गया पेट्रोल, राइट। तो इस पर इफेक्ट किसका पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा, बाइक या कार। व्यक्ति कार खरीदने की सोच रहा होगा तो अब एवरेज वाली बाइक खरीदेगा। और एवरेज वाली कोई यदि बाइक खरीदने की सोच रहा था, बुलेट एनफील्ड, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदेगा, बिना आवाज वाली। सीधी सी बात है ना, इंटर रिलेटेड है, ठीक। चलो बहुत टाइम हो गया, इसमें ज्यादा नहीं। डायनेमिक नेचर, अब मैंने एक बच्चे से पिछले साल क्लास में पूछा था, बेटा डायनामिक का मतलब, सर वो डायनामाइट जो फोड़ देते हैं वो नहीं होता है। डायनामिक का मतलब होता है बहुत तेजी से बदल जाना, चेंज, है ना। जैसे अपने दोस्त एकदम से बदल जाते हैं ना, जैसे उसको याद दिलाओ कि तूने मुझसे उधार लिया था, तो वो फट से बोल देता कब, तो वो क्या है, डायनामिक है, बदल गया बट्टा, है ना। चलिए, तो बिजनेस इन्वायरमेंट, सारे ये फैक्टर जो है बेटा क्या है, डायनामिक है, बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं। आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ बेटा, ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री की, तो मैं जहाँ तक बात बताऊँ, बहुत ही जल्दी आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, और हद 5 साल में आप देखोगे पूरा एजुकेशन है ना डिजिटल हो जाएगा। 5G को आने दो, 5th जनरेशन नेट को आने दो बेटा, देखो ये क्लास, मेरी तो क्लास पूरी तरह से ये हो जाएगी ऑनलाइन लाइव, बच्चे सामने कम बैठे होंगे पर डिजिटल रूप से वो पढ़ते हुए मिलेंगे आप। नहीं वो क्या होगा वो मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ एक क्या, कि बहुत तरीके से ये बदल जाने वाला है। अभी आप देखो ना, डॉक्टर को भी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर रहे हो, आ रहा है ना एप्लीकेशन, डॉक्टर से भी रात में भी उससे बात कर लो, बोले भाई क्या चल रहा है। समझ में आ रही बात, 300 रुपए के सब्सक्रिप्शन में एक डॉक्टर आप सिलेक्ट करो, महीने भर उससे बातचीत करो, मतलब कि सलाह लो, बातचीत का मतलब। अरे तुम फोन लगा दो और क्या हालचाल डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। पर आप देखो, क्या ऐसा पॉसिबल था, किसी ने सोचा था कि डॉक्टर के भी अपॉइंटमेंट ऐसे वीडियो कॉल पे होगी। पर ये अब देखो कैसे बदलते जाने वाला है ना। एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है, और मैं बताऊं पिछले 20 सालों में जो बिजनेस का एनवायरनमेंट जो बदला है ना, वो बहुत तेजी से बदला है। हाँ, जब हम आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, वहां से लेकर 2000 तक, सन 2000 तक इतना सडनली चेंजेस नहीं आया। पर जैसे ही हमने 92 में इंडिया ग्लोबलाइजेशन में आ गया, है ना, आगे हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे चैप्टर में है, इसी इन्वायरमेंट में ही है ना।
उसके बाद से इतनी सडनली चेंज हो रहा है। पहले पेजर आया था, पेजर देखा था कभी? तुमने तो सोचा ही नहीं होगा पेजर क्या होता है, नहीं मालूम है ना? है पेजर एक छोटा सा मैसेज करने का एक अपने मोबाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट था। उसमें मैसेज करते थे, कुछ 120 कैरेक्टरिस्टिक आते थे, कैरेक्टर आते थे, है ना? तो ऐसे ऐसे मैसेज करते थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में उसका दिया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में, है ना? 18 साल से ऊपर के बच्चे ही उसको को देखें, उस पिक्चर को। तो उसमें वो पेजर का बताया है। पेजर आया और सडनली क्या आ गया? मोबाइल। तो पेजर कहाँ गया मालूम ही नहीं है ना? पहले टाइपराइटर टाइपराइटर चलते थे, अब सारा काम कहाँ पे हो गया? कंप्यूटराइज्ड हो गया, है ना? मोबाइल 2G मोबाइल तो तुमको, आप लोगों को याद ही नहीं होंगे। कौन सी क्लास में थे? है ना? ऐसे छोटे से मोबाइल तुनुंग 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 बजते थे, है ना? फिर एक मोबाइल आया नोकिया 6600, 6600 जिसको बोलते थे। उसमें मोबाइल, उसमें कैमरा आया था, और ये भारी, ईट का ईट, है ना? मार दो तो आदमी मर जाए, राइट? उसका मतलब ऐसा क्रेज था, और बाप रे इसमें फोटो खिंचा जाता, और फोटो आ जाती इसमें तो, और इसमें तो वीडियो, और बाप, मतलब माहौल ही अलग था, है ना? और जो कैमरा आता था वो वीजी क्वालिटी का आता था, वीजी क्वालिटी आती थी, मतलब इतनी घटिया क्वालिटी, पर उसमें भी आदमी घुसता है ना? फिर क्या हुआ? 2 मेगापिक्सल कैमरा मैंने लिया था, नोकिया का पहला आया था 2 मेगा, सबसे पहला नोकिया ने निकाला था, है ना? मैं उस समय मार्केटिंग में था, और तो झांकी थी बिल्कुल 2 मेगापिक्सल कैमरा, क्या फोटो आती थी यार, मजा आ गया। मतलब अभी देखो कहां तक पहुंच गए, 64 से अभी एक नया नया 128। तो क्या भरोसा, किसी दिन ये 1028 भी निकाल दे। नहीं आएगा, जरूर आएगा। एक कैमरे से 2 हुए, 3, 4, ना भी 5 भी आ चुका है। वो 128 मेगापिक्सल की जिसकी बात कर रहे हैं ना, उसमें 5 है। और किसी दिन तो पता चला कि इसके पीछे ही पूरे कैमरे ही लगे होंगे। सडनली से चेंज हो रहा है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बेटा, हर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। और इनको चेंज कौन ला रहा है? टेक्नोलॉजी इनमें चेंजेस ला रही है। एजुकेशन में भी चेंज हो रहा है, क्यों? टेक्नोलॉजी का। चलो समझ में आया मुद्दे से? हालांकि ये बताना थोड़ा सा, तुम लोग बोर हो रहे थे, नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ हंसी मजाक कर ली जाए। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडिंग, है ना, ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होने के कारण फटाफट सभी चीजों पर इसका असर पड़ रहा है। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी फटाफट बदल जाता है, कभी इधर कभी उधर, राइट? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करने के कारण भी क्या होता है? एनवायरमेंट चेंजेस आता है। चेंज इन ट्रेंड एंड ट्रेडिशंस, ठीक? अनसर्टेनिटी, बेटा सिंपल सी बात है, यदि इन्वायरमेंट क्या है? इंटर रिलेटेड है, ठीक? दूसरा डायनामिक चेंजेस है, तो वो अनसर्टेन तो हो ही जाएगा। हम पता ही नहीं लगा सकते कि अगला चेंजेस क्या आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट उसका चेंजेस नहीं निकाल सकते। यही क्या है? अनसर्टेन। देखो ना, एकदम से कोरोना आया और उसने पूरे बिजनेस करने के तरीके को ही बदल दिया बेटा, पूरा बिजनेस करने के तरीकों को बदल दिया उसने। डॉक्टर आपके फोन पर है, यहाँ लाइन लगानी पड़ती थी है ना? ठीक, तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? अनसर्टेन है ना? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है? डायनामिक है। डायनामिक होने के कारण इसमें क्या चेंजेस आने वाला है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये इंटर रिलेटेड है, चेंजेस किसी दूसरे फैक्टर में आया, पर क्योंकि इंटर रिलेटेड होने के कारण दूसरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा? उस अफेक्टेड हो जाएगा, इसलिए क्या है? अनसर्टेन। आप किसी एक फैक्टर में तो अनुमान लगा सकते हो कि इसमें ये चेंजेस आएगा, जैसे मैंने बताया कि अब एजुकेशन कैसे पूरा डिजिटल होने वाला है, राइट? पर इसका कुल मिला के क्या इफेक्ट पड़ेगा सारे फैक्टर पर, क्योंकि इंटर रिलेटेड है, उन सभी का एक साथ अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। याद रखना, किसी एक फैक्टर के बारे में अनुमान लगा सकते हो,
पर क्योंकि इंटर रिलेटेड होने के कारण सभी का कुल मिलाकर अपने बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये पता लगाना मुश्किल है, अनिश्चित है। ठीक, आगे आ जाओ। हाँ भाई, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिल, उलझा हुआ, तो सीधी सी बात है ऊपर के तीनों रीजन है इसके, इंटर रिलेटेड है, डायनेमिक है, और क्या है, अनसर्टेन है, तो कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा ना बेटा। बिल्कुल, ये तीनों लाइन भी लिख दोगे तो सही है जो मैंने बोली हुई। ठीक है, देखो लिखा है इंटर रिलेटेड, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। रिलेटिविलिटी, रिलेटेड है मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट डिपेंड करता है प्लेस पर, है ना, वहां के रीजंस पर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि साड़ी की सेल कहाँ होगी, इंडिया में होगी। यदि हम बात करें तो इंग्लैंड में साड़ी की सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट डिपेंड कर रहा है प्लेस टू प्लेस, है ना। क्लियर? तो रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर एक पॉइंट में मिसिंग है। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट, ध्यान देना है ना, इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब एक दूसरे अलग अलग जगह पर अलग अलग। इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, मतलब कि धर्म समाज की जो बनेगा उसके हिसाब से, है ना। जैसे अरबी लोग क्या पहनते हैं, काल कंदूरा पहनते हैं, वो जो सफेद वाला, वो यहाँ मिलेगा क्या अपने इंडिया में? नहीं, ठीक है ना। और क्या लिखा है, साड़ी, साड़ी, ये साड़ी है ना, साड़ी इज इन हाई डिमांड। साड़ी की जो यहाँ पर लिखेंगे, और सॉरी यहाँ पर सेंटेंस बनेगा डिमांड इन साड़ी, कुछ ऐसा बनेगा। तो साड़ी की डिमांड ज्यादा कहाँ होगी, हमारे इंडिया में, बट फॉरेन में नहीं होगी, है ना, वहां पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, नो एग्जिस्टेंस। ठीक। सिमिलरली रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंज्यूमर प्रेफरेंस, एट ऑल डिफर फ्रॉम रीजन टू अनदर। भाई मध्य प्रदेश में अलग सरकार है, पंजाब में अलग सरकार है, दोनों का अलग नेचर है। भले सेंट्रल में भले से एक ही सरकार है, पर स्टेट गवर्नमेंट भी तो अलग अलग हो जाती है और उनके व्यू अलग 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 हो जाते हैं, राइट। जैसे बिहार में लीकर बंद है, गुजरात में लीकर बंद है। अब यदि कोई गवर्नमेंट सोच रही है कि मैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है कि भैया लीकर नहीं होना चाहिए, और वो एमपी में आ जाएगी, तो एमपी में बंद होगी, बाकी जगह नहीं बंद होगी, राइट। इंपॉर्टेंस बेनिफिट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, भैया इसका क्या महत्व है, आखिर इससे क्या है, क्या चीज है, इसका क्या फायदा है। तो बेटा हर एक बिजनेस अपने बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या करता है, एनालिसिस करता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में दो चीजें हैं, थ्रेट्स मतलब खतरे, एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट दोनों ही चीजें देता है। जैसे समुद्र मंथन में दो चीजें निकली थी बेटा, अमृत भी निकला था और विष भी निकला था, जहर भी निकला था। वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट में दोनों चीजें हैं, है ना, खतरे भी हैं, थ्रेट्स भी हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी है। तो हर बिजनेस के मैनेजमेंट को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। क्यों? ताकि आने वाली अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उसका फायदा उठाया जा सके। ठीक। दूसरा, या फिर आने वाले थ्रेट्स को, देखो थ्रेट्स को रोक नहीं सकते, वो तो आएगा, है ना, बट उससे अपने ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है उस अफेक्ट को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। खत्म तो नहीं कर सकते, ना उसको रोक सकते हो, बस उससे बच सकते हो। जैसे बेटा अभी एक साल पहले लॉकडाउन के वक्त या उसके एक पहले साइक्लोन आया था, तूफान, है ना, उड़ीसा में। मेरे को याद है 90s में भी, 99 में या 2000 में भी उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था बेटा। उसने इतना भयंकर बर्बाद करा था, आज भी वो फोटो है मेरे आंखों में छपी हुई है, मतलब फोटोज आई थी ना पेपर में, इतने लोग ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसी डेड बॉडी ऐसी सड़ रही है,
इतनी मौतें हुई थी, कितने हजार लोग मर गए थे, पर इस बार एक भी व्यक्ति नहीं मरा। क्यों? क्योंकि भविष्य में उन्होंने पता लगा लिया, भविष्य को पकड़ लिया, उन्होंने पता लगा लिया कि भाई साइक्लोन आने वाला है, तो उस भाई थ्रेट था वो, तो थ्रेट को रोक तो नहीं पाए, साइक्लोन को रोक तो नहीं सकते, पर उससे बच तो सकते थे। पूरा क्षेत्र उन्होंने एरिया क्या कर दिया, खाली करवा दिया गवर्नमेंट ने। एक भी इंजरीज नहीं हुई, मतलब एक भी किसी भी जान की हानि नहीं हुई। और ठीक 90 या 99 या 2000 की बात है, इतनी लाशें की सोच भी नहीं सकते, इतने जानवर, इतने इंसान मरे थे, इतना नुकसान हुआ था। तो फायदा क्या हुआ? जब आपने इन्वायरमेंट को कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया, फिर उसका एनालिसिस कर लिया, तो आप अपने थ्रेट्स को क्या कर सकते हो, उससे बच सकते हो, निकल सकते हो, रोक नहीं सकते, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो और उसका फायदा उठा सकते हो। मैंने भी यही करा। मैं क्यों ऑनलाइन आया? हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि लास्ट ईयर दिसंबर में, मतलब 2019 में ही मैंने ये क्लियर कर दिया था कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आएगी और हम हमारे क्लासेस को रिकॉर्ड करेंगे। क्यों बेटा, है ना, रिकॉर्ड करेंगे, सारे रिकॉर्डिंग आपको उस पर मिलेगी, ताकि जो आप छुट्टी लगती कभी कभार तो आप अपने हिसाब से देख लो। मैं ये प्लानिंग करने ही वाला था, और एकदम से क्या हो गया, लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, और मजबूरी में करना ही पड़ गया। मैं इसको पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो कहाँ में कन्वर्ट होने वाला है, डिजिटल कन्वर्ट होने वाला है। पर मेरा अंदाजा था कि 2-1 साल लग जाएंगे अभी, पर वो कोरोना ने उसको क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, बहुत तेजी से कर दिया। ठीक है, हर बिजनेस करता है बेटा, हर बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करके अपॉर्चुनिटी को उठाता है। ठीक है, अच्छा एक बड़ा एग्जांपल देता हूं, नोकिया। नोकिया क्या था एक समय में, है ना, हर एक व्यक्ति, गांव वाला व्यक्ति भी यदि मोबाइल खरीदने आता था ना, तो बोलता था नोकिया दीजिए मगध। बात समझ में आ रही है? उसको तो कोई सा और दूसरा समझ में ही नहीं आता था, नोकिया खरीदूंगा हूं तो। बात समझ में आ रही है? और एक समय ये आ गया कि नोकिया क्या है, कहाँ है, क्यों? क्योंकि नोकिया अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को जरा सोच के देखना, नोकिया जैसा अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाया, खत्म कर दिया। क्या नहीं एनालिसिस कर पाया? नोकिया अड़ा रहा अपने सॉफ्टवेयर पर, विंडोज पे चलाऊंगा मैं मोबाइल को, जबकि कस्टमर प्रिफर कर रहे थे एंड्रॉइड को। बात समझ में आ रही है? और वो उस चीज को एनालिसिस नहीं कर पाया, इसलिए वो क्या हुआ, खत्म हो गया। ये आप सबने देखा है ना, बिजनेस को, बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना जरूरी है, उसमें होने वाले चेंजेस को पता करना जरूरी है, और उसी के अनुसार थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटियों का डिसीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो बिजनेस में यदि कोई कमी है उसको दूर करने में भी काम आती है। ठीक है, चलिए, इट इनेबल द फर्म, पहला फैक्टर है ना, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब उसमें सबसे पहला आ जाना, पहला वो चीज कर लेना। क्यों? क्योंकि जो भी पहले करता है उसका नाम सबको याद रहता है ना। बिस्लरी सबको याद है, बिस्लरी जानते हो ना। आज भी आप यदि किसी दुकान पे जाके झांकीबाजी करना चाहते हो तो पानी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बिस्लरी देना। क्या बोलते हो? दूसरे का नाम याद नहीं कि और कौन सी आती है, पर आपको बिस्लरी का नाम याद है। क्यों? क्योंकि बिस्लरी सबसे पहला था ड्रिंकिंग वाटर में इंडिया में, इसलिए सबको याद है। ऐसे कई चीजें हैं। हीरो होंडा, आज भी लोग हीरो की गाड़ी को हीरो होंडाज बोलते हैं। मारुति सुजुकी आज भी सबसे पहले होने के कारण आज भी एक तरफा मार्केट में चल रही है वो, जबकि उससे मान सकते हैं कि बहुत भी अच्छी अच्छी फॉरेन कंपनियां, पर ना, याद तो मारुति की। क्यों? क्योंकि एक टाइम था, मालूम है आप लोगों को शायद नहीं मालूम हुआ, एक टाइम था लोग कार नहीं बोलते थे, मारुति खरीदनू, मारुति खरीदनू मगध। समझ में आ रही बात? कार नहीं खरीदना है, मारुति खरीदना है उनको। तो
है ना, ये होता है फर्स्ट आना, पहले आओ पहले पाओ। समझ में आ रही बात? आगे देखो, मैं किसी टॉपिक को यदि डिटेल में समझाऊंगा तो उसको रीड करके नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि उसमें वही चीज है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट का पता हो जाएगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या खतरा है। भाई मैंने भी ये एनालिसिस करा कि भैया अब डिजिटल होने वाला है, ये खतरा भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। यदि अपन इसको अपॉर्चुनिटी समझ के इसको एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो ये खतरा क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है ना? आगे, इट हेल्प इन कॉपी विथ रैपिड चेंजेस। ये क्या करता है, जो भी सडनली चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने में मदद करता है, उनको समझने में मदद करेगा। इट इंसिस्ट इन प्लानिंग, assist in planning and help in policy formulation। अगला चैप्टर हमारा प्लानिंग है, राइट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, प्लानिंग। तो वहां पर ये समझ में आएगा कि भाई प्लानिंग करने के लिए आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं तो प्लानिंग किसकी करोगे तुम। भाई प्लानिंग करते समय आपको ये सोचना होगा कि अगले साल बिजनेस में क्या होने वाला है, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंगली तो प्लानिंग करोगे। तो पहले क्या करना होगा, इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना होगा, राइट। आगे, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ता है और उस पर हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं, आप देख रहे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मैंने एक प्रयोग करा है और वो प्रयोग ये है, एक एक्सपेरिमेंट करा है कि टॉपिक समझाओ और सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दो, है ना। तो उससे क्या होगा, वहीं का वहीं वो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो आपको कैसे लगी, यदि कोई वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे तो उन्हें ये कैसा लगा कि, और आप लोग भी बताना मुझे कि भाई टॉपिक समझा और उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो हेल्प करेगा, या पूरा चैप्टर होने के बाद में क्वेश्चंस करें, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में दिए। और बेटा ये शॉर्ट जो आंसर टाइप मैंने जो क्वेश्चन दिए बेटे, आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन सारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं, इनमें से एमसीक्यूज बनेंगे बहुत, इसलिए इन शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ के देखना, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, ठीक। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और भी हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट में मारुति वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसमें ये भी बताया गया है ना। शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। व्हाई इज लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाई इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो इंपॉर्टेंस को लिखना है। देखो उसी क्वेश्चन को उसने कैसा लिखा है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 4 पॉइंट why in the present day of competitive market it is essential for a business to remain alert and aware of its business environment। क्वेश्चन ही अलग है। यदि ये क्वेश्चन आ गया तो तुम बोलोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। समझ में आ रही है? ये पढ़ते से आधी शक्ति तो तुम्हारी बार खत्म हो जाएगी कि बाबू रे ये क्या आ गया भैया, क्योंकि हम तो सिर्फ इतना सा पढ़ के आए, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस और एनवायरनमेंट रट के आए हम। पर देखो क्वेश्चन को समझो, वो बोल रहा है क्वेश्चन 4 पॉइंट बताओ और ये बताओ कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, आज के दिनों में कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से बिजनेस को अलर्ट करता है। तो हम बोलेंगे एनालिसिस करके, उसका इंपॉर्टेंस बता के, है ना। तो आपको क्या ये अच्छा लगा कि भैया इस तरीके के प्रश्न आप डालो, है ना। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन बाय गिविंग, इसके नीचे वाला एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एनी फॉर फीचर, है ना। ये क्या आ गए, फीचर्स की बात आ गई, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, पर सच बात ये है कि टाइमिंग कम होने की वजह से कोर्स में को जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए मैं एज अ नोट्स में नहीं दे पा रहा हूँ, बट आपको फोटोकॉपी वगैरह मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और कोशिश करूंगा अपनी एप्लीकेशन जो कि
एप्लीकेशन है अपनी फोकस ट्यूटोरियल, राइट, उस पर भी मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपलोड कर सकूं। हालांकि मेरी एक प्लानिंग है, जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 30 मार्च या 5 अप्रैल के आसपास, तो उसके बाद में 2-4 दिन की गैप के बाद मैं आईएमपी क्वेश्चंस की मार्किंग करवाऊंगा, है ना। अभी तो आपको ये पढ़ते हुए जाना है, और अभी भी मैं वीडियो में बताते ही जा रहा हूँ ये आईएमपी है, राइट, तो ये तो पढ़ते ही जाना है। उसके बाद में मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन निकालूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक, उस पर भी अपन वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन सारे आपको मैं कोशिश करूंगा अवेलेबल करवाऊं, ठीक है। तो कितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट होता है उस पर डिपेंड करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम क्या देखेंगे, टॉपिक नंबर 3.4, ठीक है बेटा।